पहले जो है हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे। लाइफ प्रोसेस आपका चैप्टर चल रहा है और लाइफ प्रोसेस में पहला सेगमेंट डाइजेशन था, तो डाइजेशन तो हमने पढ़ लिया और नेक्स्ट सेगमेंट अब जो हम पढ़ेंगे वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन देखिएगा जैसा रेस्पिरेशन से थोड़ा सा पहले हम चलते हैं जब डाइजेशन पे, तो आपको पता है कि डाइजेशन का मतलब क्या हुआ भाई, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फॉर्म में तोड़ना, उसको यूटिलाइज करना, और यूटिलाइज होने के बाद हम क्यों फूड लेते हैं, क्योंकि हमको एनर्जी मिले। अब ये एक्चुअल में एनर्जी का स्टोर होना हमारी बॉडी में, और जब एनर्जी की जरूरत पड़े तो उसका लिबरेट होना। यानी देखिएगा एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है भाई, रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड, यानी इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन द एनर्जी रिलीजेस फ्रॉम द फूड। मीन्स यू आर टेकिंग फूड and if you need energy from that food then respiration will help for the releasing of energy। अब देखिएगा ये कैसे एनर्जी को रिलीज करता है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो एनर्जी को रिलीज कैसे करता है। देखिएगा इसके पहले दो चीज पर जानिएगा। जैसे हम कहें ब्रीदिंग, हम कहें भाई व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो आप कहेंगे कि रेस्पिरेशन सांस लेना। देखिए सांस लेना रेस्पिरेशन नहीं है, ब्रीदिंग जिसको हम सांस लेना कहते हैं वो ब्रीदिंग है। यानी ऑक्सीजन लिए CO2 एक्सेल किए, ऑक्सीजन लिए CO2 छोड़े, ऑक्सीजन लिए CO2, ये ब्रीदिंग है। लेकिन ऑक्सीजन लेने के बाद और CO2 के निकलने के बीच का जो प्रोसेस होता है दैट इज रेस्पिरेशन। यानी क्या हुआ कि हम जो फूड लिए हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर जो फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स है, उनका ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन किसके हेल्प से होगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन हम किस में लेते हैं भाई, ब्रीदिंग की सहायता से। क्या किए, नोज के थ्रू इनहेल कराए, लेकिन अंदर जाने के बाद जब हमारे ब्लड में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, उससे जब ऑक्सीजन बाइंड हुआ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, और ऑक्सीजन जाके सेल्स में जहाँ जिस सेल से एनर्जी की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बहुत तरह के प्रोसेस की जरूरत है, और हर प्रोसेस के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबके लिए एनर्जी की जरूरत है। और वो सारी आपका हार्ट पंप कर रहा है, वो सारी जो एक्टिविटीज है आपकी बॉडी की, सबके लिए एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी किससे लिबरेट होगी, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। देखिएगा रेस्पिरेशन को हम एक चीज ये भी कर सकते हैं कि इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्यों है देखिएगा, समझिएगा। जैसे हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है भाई, प्लांट CO2 लेते हैं, वाटर एंड मिनरल लेते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल दे मेक ग्लूकोज बनाते हैं ना। अब देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है उससे जब ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है तो इसको ब्रेक डाउन कर दे रहा है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ था, एक तरह से देखेंगे तो ये सीधा इनवर्ट रिएक्शन है, जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन अभी आपने इसके पिछले सेगमेंट्स में पढ़ा था, उसी का ठीक इनवर्ट रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कि वहां क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिनरल्स लेके, और बनाया क्या गया, ग्लूकोज, और रिलीज क्या किया गया था, ऑक्सीजन। याद है, अब यही इसको ठीक पलट दीजिए, ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब एक दूसरे से मिले, यानी जो ग्लूकोज था उस पे जाकर ऑक्सीजन जब एक्ट किया तो एनर्जी लिबरेट हुई। एनर्जी के साथ दो बाई प्रोडक्ट क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मेन जो बाई प्रोडक्ट है, मेन जो वेस्ट प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, CO2 ही है। क्यों CO2 है, क्योंकि ये जो वाटर है वो लगभग कंज्यूम हो जाता है हमारी बॉडी में जो है, लेकिन CO2 क्या है, CO2 हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसको बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि जब CO2 बाहर निकलेगा तभी हमारे बॉडी के अंदर की टॉक्सिसिटी खत्म होगी। एनर्जी जो है चाहिए ही चाहिए। क्यों एनर्जी चाहिए आपको पता है, क्योंकि आपके जो भी वर्क्स हैं उनके डन होने के लिए एनर्जी की जरूरत है। अब देखिएगा एनर्जी जो है ADP के फॉर्म में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, हमारे सेल्स में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये बहुत लो अमाउंट में एनर्जी होती है इनमें। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ADP के फॉर्म में जो है हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में होती है एनर्जी। अब उसमें क्या होता है कि जब हम रेस्पिरेट करते हैं तो एनर्जी आती है, और ये क्या करता है, ADP फास्फेट, इनऑर्गेनिक फास्फेट इसको बोलते हैं, से मिलके और बनाता है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ATP क्या है भाई, ATP कह लीजिए कि ये एक फॉर्म है, एक रूप है जिसमें सेल में क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है। यानी हमारे बॉडी के अंदर जब हम फूड लिए तो एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में हुई, ATP के फॉर्म में। ATP बना किससे, ADP प्लस IP बोलते हैं, PIP से रिप्रेजेंट करते हैं, I यानी इनऑर्गेनिक, P से फास्फेट, यानी ADP के साथ फास्फेट जुड़ा और बना क्या, ATP। अब इसके साथ साथ
क्या जुड़ा, जब ये आईपी यानी इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ा तो एनर्जी भी जुड़ा, तो बना क्या एटीपी। यही एटीपी जब ब्रेक डाउन होता है तो यही चीज हो जाती है, यानी एडीपी और आईपी। यानी एटीपी जब ब्रेक डाउन होगा तो कैसे होगा, एटीपी का ब्रेक डाउन होगा एडीपी में, और आईपी या पीआई भी बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक फास्फेट में, साथ ही साथ एनर्जी को लिबरेट करेगा ये। यानी एनर्जी को जब लिबरेट होने की जरूरत पड़ेगी तो एटीपी का ब्रेक डाउन होगा। जब ये एनर्जी लिबरेट होगी तो जो भी हमको यूज करना होगा, जो भी एक्टिविटीज जो भी हमारे लाइफ में हो रही है, जो भी लाइफ प्रोसेस हो रहा है हमारा, ये सारा का सारा क्या होगा भाई, इसी एनर्जी के कारण डन हो जाएगा। अब देखिएगा रेस्पिरेशन को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, एरोबिक और एनारोबिक। एक चीज दिमाग में जरूर रखिएगा, अगर बोल दिया जाए कि किस बायोलॉजिकल प्रोसेस के अपोजिट रेस्पिरेशन होता है भाई, तो फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में ग्लूकोज के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वो आपको पूरा डिटेल पता है कि कैसे जो है हम ये डिस्कस किए थे फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं, पूरा उसका जो है हमने मेंशन किया था पिछले सेगमेंट्स में, यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये जान लीजिए कि होता क्या भाई, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस में, और जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में क्या होगा बेटा कि ये जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी एक जगह क्या हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बन रहा है, और क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जा रहा है। अब देखिएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी दो रेस्पिरेशन है, दो तरह के। एरोबिक नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि एरोबिक है तो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और एनारोबिक है तो इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। देखिएगा हम अपनी बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो हमारे अंदर दोनों तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक भी होता है और एनारोबिक भी होता है। आगे अभी पढ़ेंगे हम कि कैसे एरोबिक होता है, कैसे एनारोबिक होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है समझिएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ कि जो ग्लूकोज है उसमें ग्लाइकोलिसिस, उसका जो है ग्लाइकोलिसिस हुआ। लिसिस का मतलब होता है एक तरह से कह लीजिए ब्रेक डाउन, क्षरण। ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल की हम बात करें अगर, तो हमेशा देखिएगा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है, यानी ग्लूकोज के टूटने का प्रोसेस किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में। अब ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जब साइटोप्लाज्म में टूटता है तो बनाता है पायरुवेट, या इसको पायरुविक एसिड भी बोलते हैं। ये इसके दो मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का टूटा और कितने मॉलिक्यूल पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल बने, दो मॉलिक्यूल बने। अब देखिएगा ये जो पायरुवेट है या पायरुविक एसिड है, इसका ब्रेक डाउन होता है हमारे सेल के अनदर पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल आपने पढ़ा होगा डिटेल क्लास 9th में कि भाई साइटोप्लाज्म क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का सेल ऑर्गेनेल्स है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यही माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी के फॉर्म में एनर्जी सिंथेसाइज होती है। देखिएगा ये पायरुवेट या पायरुविक एसिड जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। अब देखिएगा ब्रेक डाउन होगा कंप्लीट, जैसे हम कहेंगे ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन, तो कंप्लीट ब्रेक डाउन की बात करेंगे तो क्या बनना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को लिबरेट करना क्या है, कंप्लीट ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का। लेकिन जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो उस प्रोसेस में ये जो बात है पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होना, ये कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं है। लेकिन कंप्लीट ब्रेकडाउन कब होगा, जब ये बन जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये एटीपी वगैरह। अब देखिए एक क्रेब्स नाम दिया गया, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल ही जो है पायरुवेट जब टूटता है कंप्लीट इसका ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड का, तो क्रेब्स साइकिल उसको बोलते हैं, उस पूरे साइकिल को। लेकिन आपको यहाँ नहीं पढ़ना है क्रेब्स साइकिल, आपको इंटरमीडिएट में क्रेब्स साइकिल पढ़ना है। अब देखिएगा इसके बाद से एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जैसा मैंने कहा कि ऑक्सीजन जो है एरोबिक में प्रेजेंट है और एनारोबिक में अब्सेंट है। अब एनारोबिक में देखिएगा जिस तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूट के पायरुवेट बन रहा था, ये तो काम होना है हर रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज का भाई आपका ब्रेकडाउन होना है, ग्लाइकोलिसिस होना है साइटोप्लाज्म में, ठीक। अब इसके बाद जब पायरुवेट बन जाता है बेटा, तो दो जगह देखिएगा, पायरुवेट ऑक्सीजन के एब्सेंस में कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट है, एक फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, जैसे ये बीवरेज वगैरह के प्रोडक्शन में, बेकरी इंडस्ट्रीज में जो है ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट जो है एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब ये क्या करेगा, इसी की सहायता से ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा और बनेगा एथेनॉल। ये देखिएगा ये क्या बना, एथेनॉल बना। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, लेकिन एटीपी कितना दिया, 2 एटीपी। देखिएगा अभी एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी जो है लिबरेट हो रही थी। लेकिन एनारोबिक में इससे एक चीज क्लियर हो गया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन
gives less energy in the comparison of aerobic respiration because the aerobic respiration gives more energy. It is giving 38 ATP, but anaerobic respiration is giving only 2 ATP. ओके एक चीज और देखिएगा, अगर हम अपनी बात करें यानी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक इसी तरीके से साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा पायरुवेट बना यानी पायरुविक एसिड बना, और पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के एब्सेंस में हमारे मसल्स टिश्यू में, जैसे आप कभी क्या होता है कि दौड़ते हो या फिर एक्सरसाइज करते हो, हैवी वर्कआउट करते हो तो मसल क्रैम्प हो जाता है ना, कि जॉइंट्स पेन, जॉइंट पे जो है पेन होने लगता है, आपको प्रॉब्लम होती है, फिर एक्सरसाइज करने में 2-3 दिन ऐसे रहता है, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। उसके लिए कहा जाता है कि भाई आप क्या करिए, गर्म पानी का बात लीजिए, थोड़ा सा उसमें नमक डाल के, जिससे जो है ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो ठीक हो और चीजें जो है नॉर्मल हो जाए। ये देखिएगा इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में ये होता है बेटा कि पायरुवेट जो होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में मसल्स टिश्यू में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट, किसमें, हमारी बॉडी के अंदर की बात हो रही है। ये जो फर्मेंटेशन है ये इंडस्ट्रीज वगैरह में जो ये हो रहा है कि ये पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो है वो एथेनॉल में टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, 2 ATP एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो वही 2 ATP यहाँ भी हमारी बॉडी में भी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक होगा तो 38 और एनारोबिक होगा तो 2 ATP। और लैक्टिक एसिड देखिएगा, 2 लैक्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, इसको लैक्टेट भी बोलते हैं। ये क्या होता है बेटा, अब ये लैक्टिक एसिड जो डिपॉजिट हो जाता है, लेकिन जब भी हमको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जैसे कभी ऐसा हुआ कि आप फ्राइटेंड कंडीशन में पड़ गए, अभी आगे पढ़ेंगे भी आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, तो हमारी एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन सेक्रेट करेगी और वो एड्रिनलिन हार्मोन जो है आपको फ्राइटेंड कंडीशन में हेल्प करेगी। आप क्या करेंगे, फ्राइटेंड कंडीशन से कुत्ता आपके पीछे पड़ गया तो आप दौड़ने लगते हैं, खूब तेज रेस्पिरेट करने लगते हैं, तो उस समय जो है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक दोनों काम होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन आपके बॉडी की एनर्जी को फुलफिल नहीं कर पाता है, उसके रिक्वायरमेंट को, तो एनारोबिक शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे आप उसको जो है मेंटेन कर लेते हो। अब देखिएगा ये एरोबिक एनारोबिक समझ में आ गया। इसके बाद से हम बात करते हैं थोड़ा सा, अब रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में देखिएगा कैसे कैसे रेस्पिरेशन, एक ही मेथड है रेस्पिरेशन इन प्लांट का, दैट इज डिफ्यूजन। प्लांट्स के जितने पार्ट हैं, अगर हम रूट की बात करें तो रूट हेयर से, डिफ्यूजन के द्वारा, जैसे मान लीजिए रूट्स हैं और इसमें रूट हेयर्स हैं, तो जिस तरीके से ये वाटर लेते हैं ठीक उसी तरीके से ऑक्सीजन भी लेते हैं और यही से CO2 का एक्सचेंज भी कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वाटर लॉजिंग हो जाती है, लंबे समय तक पानी लगा ही रह जाता है, तो वो रेस्पिरेट ही नहीं कर पाते हैं। जब वो रेस्पिरेट नहीं कर पाते हैं तो धीरे धीरे प्लांट सूखने लगते हैं, तो लोग कहते हैं अरे तो पानी लगने के कारण भी सूख गया। अब देखिएगा स्टेम में क्या होता है भाई, स्टेम में लेंटिसेल्स होते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हर्बेसियस प्लांट होगा यानी बहुत सॉफ्ट प्लांट होगा तो उसके स्टेम में बेटा स्टोमेटा पाया जाएगा। ओके, जिस तरीके से लीव्स में पाया जाता है ना, लीव्स में स्टोमेटा पाया जाता है और उसी स्टोमेटल ओपनिंग के कारण जो है गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक, लेकिन तो ये लीव्स तो समझ में आएगा। स्टेम में क्या हुआ कि अगर हर्बेसियस है तो उसमें भी स्टोमेटा पाया जाएगा, गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन अगर वो हर्बेसियस नहीं है यानी हार्ड है स्टेम उसका, उस पर बार्क पाया जा रहा है, तो लेंटिसेल्स के द्वारा यानी लेंटिसेल्स की हेल्प से जो है वो क्या करेंगे, रेस्पिरेट करेंगे। कौन, स्टेम ऑफ द प्लांट। इसके बाद से देखिएगा रेस्पिरेशन एनिमल्स की हम बात करते हैं कि एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो एनिमल्स में रेस्पिरेशन जैसे कुछ यूनिसेलुलर है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, तो उसमें डिफ्यूजन के द्वारा। अब डिफ्यूजन क्या है समझिएगा, जैसे मान लीजिए अमीबा है, जिस तरीके से डाइजेशन में हमने बताया था कि फूड पार्टिकल अंदर इनगल्फ हुआ, ठीक उसी तरीके से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कहीं से लिए अपने बॉडी वाल से और ऑक्सीजन लेने के बाद ये रेस्पिरेट किए, रेस्पिरेट करने के बाद उनकी एनर्जी जब लिबरेट हो गई तो उसके बाद से क्या हो गया, फिर जब CO2 इसका फॉर्मेशन हुआ, CO2 फिर वो लास्ट में वापस निकल गया। अब देखिएगा अर्थवर्म जो होते हैं वो अपने मॉइस्ट स्किन से, आपको पता है कि अर्थवर्म का स्किन जो मॉइस्ट होता है और इसके कारण क्या करते हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ग्रास हॉपर है, काकरोच है, हाउस फ्लाई है, मॉस्किटोज हैं, इनके अंदर एक स्पेशल टीनी होल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्पाइरेकल, और उस स्पाइरेकल के थ्रू ये क्या करते हैं बेटा, रेस्पिरेट करते हैं। अब बात आती है फीसेस की। देखिएगा फीसेस जो होती हैं वो अपने गिल्स से, जैसे आपने देखा होगा कि साइड से उनके गिल्स ऐसे खुलते हैं ना, तो हल्का हल्का वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन में जो है वाटर में जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, वो वाटर को लेते हैं और अपने गिल्स से ऑक्सीजन को ले लेते हैं और गिल स्लिट के थ्रू फिर ये गिल कवर होता है, गिल कवर के अंदर गिल स्लिट के थ्रू वो फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। यानी ऑक्सीजन लिए किससे, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो था वाटर में उसको लिए और CO2 को बाहर निकाल दिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम कहते हैं जैसे कहा जाता है ना कि प्लांट्स क्या करते हैं भाई,
प्लांट हमको ऑक्सीजन देते हैं और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले लेते हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट जब रेस्पिरेट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन छोड़ते नहीं। जैसे हम रेस्पिरेट करते हैं, रेस्पिरेशन की जब भी बात होगी तो ऑक्सीजन ही लिया जाएगा और CO2 छोड़ा जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि प्लांट्स जो है वो एक्चुअल में दो प्रोसेस हो रहा है प्लांट्स में, रेस्पिरेशन भी हो रहा है और फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में आपको याद है कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे और रेस्पिरेशन में क्या होता है कि वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो अब जब ऑक्सीजन लेंगे तो क्या होगा देखिएगा, जैसे हम ये कहें कि कुछ प्लांट्स हैं और वो रेस्पिरेट कर रहे हैं। रेस्पिरेट करने का मतलब ये हुआ कि वो ऑक्सीजन ले रहे हैं। सपोज करिए कुछ ऑक्सीजन जो है जो हमारे एनवायरमेंट में है वो लिए किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, और फिर रिलीज क्या कर दिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, किस प्रोसेस से, रेस्पिरेशन से। अब ये जो CO2 है ये और इसके साथ साथ कुछ और CO2 जो हमारे एनवायरमेंट में पाया जा रहा है वो क्या होता है, ये सारा का सारा CO2 ये ले लेते हैं, कौन ही, प्लांट ही ले लेते हैं, किसमें, फोटोसिंथेसिस में। यानी अगर हम नेट एक्सचेंज की बात करें दोनों प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए तो ये क्लियर हो जाएगा कि वो अब भाई जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो आपको पता है कि फिर क्या छोड़ेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। तो यानी नेट एक्सचेंज, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसीलिए कहा जाता है कि जो रात में जो है वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं रात में ऑक्सीजन क्योंकि रात में जब सनलाइट नहीं मिलेगी तो PS होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं होगा ना नाइट टाइम में, और जब नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हम भी ऑक्सीजन लेके CO2 छोड़ रहे हैं और प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेके CO2 छोड़ रहे हैं। लेकिन दिन में जो CO2 छोड़ रहे हैं वो खुद कंज्यूम भी कर ले रहे हैं, किसमें, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और कुछ इन्वायरमेंट से जो हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, CO2 छोड़े, वो भी लेके क्या कर लेते हैं, कंज्यूम करके फोटोसिंथेसिस में फिर ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसके बाद से देखिएगा अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। हाँ देखिएगा, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन की हम बात कर रहे थे कि अब हमको क्या पढ़ना था भाई, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अभी हम इसके पहले बताएंगे कि भाई हमारे अंदर जो है रेस्पिरेशन दो तरह से होगा, एरोबिक भी होगा, एनारोबिक भी होगा। एनारोबिक मैंने बताया कि जब आप हैवी वर्क करते हो तो मसल क्रैम्प हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब एरोबिक रेस्पिरेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस प्रोसेस जानेंगे कैसे रेस्पिरेशन होगा। देखिएगा जैसे जब हम एयर लेते हैं, एक चीज आप जान लीजिए कि रेस्पिरेशन का जो काम है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे लंग्स में होगा। हम जब नेजल पैसेज के थ्रू, नोज के थ्रू एयर को इनहेल करते हैं तो अब ये नेजल पैसेज से होते हुए ये हमारा वॉइस बॉक्स है, आप जानते हो लैरिंक्स बोलते हैं इसको। अब यहाँ से विंड पाइप से होते हुए ये पहुंचा कहाँ, हमारे लंग में, हमारे फेफड़े में। अब हमारे लंग के अंदर हमारा हार्ट, हमारे रिब्स केज के अंदर हमारा हार्ट, हमारा लंग्स जो है वो पैक है। अब जो हमारा रिब्स केज है इसका जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है जो डायाफ्रागम है, देखिएगा जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो डायाफ्रागम डाउनवर्ड्स की तरफ, डायाफ्रागम जो है एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्या करता है, जैसे इस टाइप का स्ट्रक्चर है और जब एयर इनहेल करते हैं इस पे एक प्रेशर आया, पुश किया तो ये किस कंडीशन में आ गया बेटा, ये ऐसे हो गया, सीधा हो गया थोड़ा सा। अब जब हम एयर एक्सहेल करते हैं यानी ऑक्सीजन लिए एयर को इनहेल किए तो यानी ब्रीथ में क्या किया, इनहेलेशन की प्रक्रिया हुई तो ये डायफ्रागम थोड़ा सा सीधा हुआ, और फिर जब एक्सहेल किए वाटर को, एयर को बाहर निकाले तो फिर ये क्या किया, ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड्स मूवमेंट हो गया। अब देखिएगा, अब एक चीज कॉमन है कि जब आप एयर को इनहेल करोगे तो आपकी चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। एक्सपेंड क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम एयर फिल हो जाए, और जब हम आप एयर को छोड़ेंगे तो फिर क्या करेगा, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। अब देखिएगा जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और वाटर वेपर बहुत थोड़ा सा होता है। दूसरी चीज जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन में 16.4%, CO2 4.4% और वाटर वेपर बहुत ज्यादा होता है, अलर्ट होता है। अब देखिए जब अंदर, ये थोड़ा सा हमने डायग्राम बनाया, आप अपने बुक से एक बार डायग्राम देख लीजिएगा आपके लंग्स का। बस मेन चीज हमको समझना क्या है कि जब हम अपने लंग के अंदर के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एक्चुअल में उसमें जो सबसे छोटी यूनिट एक तरह से हम कह सकते हैं एल्वियोलाई है, एयर सैक्स, ये सब जो है इसी में जाके एयर, यहीं पे जो है एयर एक तरह से कह लीजिए हमारे लंग का काम क्या है, फिल्टर करना, हमारे एयर को प्योर करना भी एक तरह से कह लीजिए। और वो जो लंग से ही आपको पता है, आप इसके बाद हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लंग से जो है
लंग में ही ऑक्सीजन प्लस Hb यानी हीमोग्लोबिन मिला के, हीमोग्लोबिन कहाँ से है भाई? ब्लड में, ब्लड के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बाइंड किया, यानी लंग से जब आगे ब्लड बढ़ा तो वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। अभी इसके आगे हम पढ़ेंगे, इसके बाद ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम ये चीज जानेंगे। देखिएगा जब ये अंदर आता है एयर, तो मान लीजिए ये तो भाई एक्सपेंड हो रहे हैं लंग, लेकिन अब आप सोचेंगे कि जब एयर बाहर निकल जाता है तो क्यों ये पिचक नहीं जाते हैं? ये पिचक इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि इसमें जो है कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं, और वो रिंग इनको हमेशा स्ट्रेंथ दी रहती है अंदर से, ताकि क्या हो, जैसे कह लीजिए एक हार्ड पाइप की तरह जो पिचके नहीं, भले वो खाली रहे या भरा हो गया। तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बस अपने बुक में एक बार देख लीजिएगा कि कैसे स्ट्रक्चर है, कुछ में बहुत ये नहीं करना है, बस नोज है तो नोज ये बोनी प्लेट उसको ये कर रही है, अलग कर रही है, और क्या बोलते हैं ये फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर जो है हमारा ये बकल कैविटी से होते हुए वॉइस बॉक्स से फिर हमारे लंग का कनेक्शन है। बस उसको उस फिगर को एक बार अपने दिमाग में रख लीजिए, उसको बनाना भी पड़ेगा आपको, आपकी कॉपीज में आपके नोट्स में जो है ये बनाना पड़ेगा। ठीक, नोट्स आपको मिल चुका है, देखिए आप देख लीजिएगा उसमें। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन समझ में आ गया। यही मेन आपको जानना है कि इनहेलेशन जो होता है एयर का तो कितना परसेंट, आपकी बुक में भी दिया, एक बार देख लीजिएगा। एक्सहेलेशन कैसे होता है, और जब एयर इनहेल होता है तो हमारे चेस्ट की कैविटी क्यों एक्सपेंड होती है तो डायफ्रागम की कंडीशन क्या होती है, और फिर जब ओरिजिनल पोजीशन में आते हैं तो डायफ्रागम जो है कैसे रिगेन करता है। तो ये हो गया रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी रेस्पिरेशन चैप्टर आपका आज खत्म हुआ, रेस्पिरेशन सेगमेंट्स खत्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट लाइफ प्रोसेस का जो है वो है ट्रांसपोर्ट, और नेक्स्ट वीडियो में जो है ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है ग्रुप में बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई पूछ भी नहीं रहा है तो थोड़ा सा ऐसा करिए कि ग्रुप में वगैरह में एक्टिव रहिए, कुछ समझ में ना आए तो पूछिए, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, लाइफ प्रोसेस का आपको नोट्स मिल चुका है, कम से कम जितना पढ़ते जा रहे हैं उतने का तो नोट्स आप बनाते ही जाइए। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इस लॉकडाउन के कारण, लेकिन मैनेज करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।